ना संघर्ष हो जिंदगी में ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 2 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस को हम मनाते हैं हर साल 1 नवंबर को। और देखिए, जो आपका विश्व शाकाहारी दिवस है, इस दिवस की स्थापना 1994 में यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष लुईस वालिस के द्वारा द वेगन सोसाइटी की जो स्थापना की 50वीं वर्षगांठ थी और वेगन और वेगनिज्म शब्दों के गढ़ने के उपलक्ष्य में जो है की गई थी। तो ये इतिहास था विश्व शाकाहारी दिवस का। याद रखिएगा, 1 नवंबर को हम विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो देखिए, भारत में टोटल 40 करोड़ लोगों के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है, ऐसा नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए, हाल ही में नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया कि भारत की 30% आबादी, ठीक है, या फिर लगभग हम कह सकते हैं 40 करोड़ लोगों के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इनको मिसिंग मिडल नाम दिया गया है इस रिपोर्ट में। तो इसको याद रखिएगा कि भारत में लगभग जो है 40 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा से वंचित हैं। और देखिए, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। अगला कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम समुद्रयान है, इसको लॉन्च किया। तो देखिए, भारत का जो पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान है, इसको अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चेन्नई में लॉन्च किया गया है। और ये जो पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है भारत का, इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना। तो इसको याद रखेगा कि जो आपका समुद्रयान मिशन है, इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? ताकि जो है जितने भी व्यक्ति हैं उनको अन्वेषण यानी कि एनालिसिस और दुर्लभ खनिजों के खनन यानी कि जो कुछ समुद्र में पाए जाने वाले खनिज वगैरह हैं उनके खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से उनको वहां पे भेजा जा सके। अगला प्रश्न हमारा कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए, केवल 53 मैचों में 100 विकेट लिया है राशिद खान ने, और इसी के साथ ये सबसे तेज जो है T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले जो है दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और देखिए, राशिद खान जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए, राशिद खान जो आपके हैं अफगानिस्तान के, तो ये अब T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और इन्होंने अपने 53वें इंटरनेशनल मैच में अपना जो शतक है विकेटों का ये पूरा किया है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है। देखिए, इनके पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के नाम था। मलिंगा ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट का जो आंकड़ा है ये 76 मैचों में पूरा किया था, लेकिन राशिद खान ने 53 मैचों में ही अपना जो है 100 विकेट पूरा कर लिया है। तो वर्तमान में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राशिद खान। देखिए, राशिद खान जो इनके नाम से एक और रिकॉर्ड है। देखिए, जो आपके राशिद खान हैं इनके नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। साल 2018 में अपने 44वें वनडे इंटरनेशनल में राशिद खान ने 100 विकेट पूरा किया था। तो इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के जो नए अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है अशोक भूषण। देखिए, अशोक भूषण 4 साल की अवधि के लिए या फिर जब इनकी उम्र 70 साल हो जाएगी तब तक की आयु प्राप्त करने तक जो है इनको इस पद पर अपॉइंट किया गया है। अगर ये 70 साल की उम्र अगले साल ही कंप्लीट कर लेंगे तो अगले साल इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन इनकी नियुक्ति 4 साल
या फिर 70 साल की उम्र पूरा होने तक, जो भी पहले हो तब तक के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपके अशोक भूषण है, इनके बारे में पूर्व जानकारी ये है कि ये इससे पहले केरल हाई कोर्ट यानी कि जो आपका केरल का उच्च न्यायालय है, इसके ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो नए अध्यक्ष बनाए गए, इनका नाम क्या है? अशोक भूषण। देखिए जितनी नियुक्तियां होती हैं इनको आप एक पेज पे नोट कर लीजिए कि कहाँ पे किसको अपॉइंट किया गया है। इससे जो है आपको एग्जाम के पीरियड में रिवाइज करने में आसानी होगी। जो मंथली करंट अफेयर का मेरा वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको देख लीजिएगा। अक्टूबर महीने का जो मंथली करंट अफेयर है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आपको अक्टूबर महीने के मंथली करंट अफेयर की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो देखिए आपको बता दूं, ओडिशा की सरकार ने कहा है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो उनके जो है मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क पर जो है आपको 100% की छूट मिलेगी। यानी कि आपको मोटर वाहन कर नहीं देना है, ना ही रजिस्ट्रेशन शुल्क कोई भी देना है, ठीक है। तो 100% छूट मिल रही है उड़ीसा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर, मोटर वाहन कर पर और पंजीकरण शुल्क में। देखिए जो ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 है, तो इसके तहत ओडिशा राज्य जो है ये वाहनों के बेस प्राइस पर दोपहिया वाहन के लिए अधिकतम 5,000 रुपये, तीन पहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी भी दे। और ये छूट आपको मिलेगी 31 दिसंबर 2025 तक। यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं उड़ीसा में, तो आपको जो है अपने वाहन का यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा, और जो आपका मोटर वाहन का टैक्स लगता है वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। साथ में आपको सब्सिडी भी मिलेगी। मान के चलिए कि अगर आपने 1,00,000 रुपये का कोई भी जो है दो पहिया बाइक खरीदा, तो आपको 5,000 रुपये की छूट देगी सरकार। और तीन पहिया वाहन अगर आपने खरीदा तो आपको 10,000, और चौपहिया वाहन खरीदा तो 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। तो ये चीज़ याद रखना है। और उड़ीसा की बात करें तो देखिए उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और उड़ीसा की पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। सातवां प्रश्न की हाल ही में UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? तो देखिए इस बिल का नाम है व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल। आपको बता दूं, जो आपका UIDAI है ये आधार नाम का एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करता है पूरे भारत के लिए, यानी कि भारत के निवासियों के लिए। और इसको इसी काम के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये एक वैधानिक प्राधिकरण भी है। कौन? UIDAI। लेकिन इसको कुछ और भी चीज़ें जिम्मेदारियां देने के लिए सरकार ने कहा था कि हम तुमको कुछ और भी जिम्मेदारी देंगे जिसका तुमको पालन करना पड़ेगा। तो इसी क्रम में व्यक्तियों के जो पर्सनल डाटा यानी कि व्यक्तिगत डाटा हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की संसद में एक व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल पारित किया गया था। और ये जो बिल यानी कि विधेयक था, ये डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करना चाहता है। तो इसी में कुछ छूट वगैरह मांगा है व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल में। किसने? UIDAI ने भारत सरकार से। और आठवां प्रश्न है कि एप्पल को पछाड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो देखिए एप्पल को पछाड़कर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है आपकी हाल ही में, ठीक है। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, इसने बाजार पूंजीकरण के द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के लिए एप्पल इंक को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दूं 29 अक्टूबर का जो डाटा रिलीज किया गया था, तो 29 अक्टूबर को बाजार बंद होने पर एप्पल लगभग 2.46 ट्रिलियन डॉलर का जो है था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट लगभग जो है 2.49 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है इसकी वैल्यू अधिक हो गई थी। कब? 29 अक्टूबर 2021 को बाजार बंद होने पर। तो 29 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई थी। इसको याद रखिएगा डेट वाइज। और नौवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र यानी कि सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया? तो देखिए ये प्लेस आपका मसूरी है, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का राष्ट्र को समर्पित किया।
देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने मसूरी में जो आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है जहां पर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र यानी कि सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। देखिए एप्पल मतलब सेब वाला एप्पल है, वो कंपनी की बात नहीं हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए पहली बार एप्पल फेस्टिवल मनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया और इस उद्घाटन समारोह में जो है वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा वो भी उपस्थित हैं। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का वसुधा उद्घाटन किया है। और आपको बता दूं जो आपका एप्पल फेस्टिवल है ये सेब उत्पादकों और अन्य हितधारकों को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल के द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की है। तो देखिए डेयरी सहकार योजना को शुरू किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। देखिए जो आपका डेयरी सहकार योजना है इसका कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है और ये योजना जो है ये सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा लागू की जाएगी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है बताइए। तीसरा कि अक्टूबर 2021 में किस देश के सुल्तान हसन बल बोलकिया की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था बताइए। चौथा कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया बताइए। और पांचवा कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व शहर दिवस कब मनाता है तो ये 31 अक्टूबर को मनाता है। दूसरा था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाता है तो इसको हम देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाता है हर साल और इसको हम 2014 से हर साल मना रहे हैं, ठीक है। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया, ये कौन थे तो ये एक अभिनेता थे कन्नड़ के। और चौथा था कि किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है तो ये कंपनी है टीवीएस मोटर कंपनी। और पांचवा था कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर आपका कर्नाटक है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।